नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का होने वाला है। तो अब तक आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास को नहीं देखा होगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, तो मैंने ना आप लोगों के लिए 2024 से लेकर के 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे के सारे को आप लोग का जो ना प्ले लिस्ट में बना करके डाल दिया है, ताकि आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से एनालिसिस हो सके, ताकि आप लोग का इतना समझ बैठ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आता है, ये आप लोगों को एग्जाम के थ्रू ना आप लोग को पता चल जाएगा। और इस आधार पर आप अपने तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। और किसी भी एग्जाम के लिए ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे आप लोग को पता चलता है कि जो क्वेश्चन का पूछने का स्टैंडर्ड क्या है, ये आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें मैं आप लोगों के लिए टोटल 30 की क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, 30 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, इन 30 क्वेश्चन में टोटल आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करना है पूरे के पूरे 30 प्रश्नों में से। और ये चेक करना है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आता है इन 30 प्रश्नों में। आप लोग को ना एक्चुअल ये समझना है कि ये मेरा टेस्ट सीरीज है, वो टाइप से लगाना है। और मेरे आंसर देने से पहले खुद सोचिए, एनालिसिस कीजिए कि इसका एक्चुअल क्या आंसर लेने, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग का ना ये जो शिक्षण अभिरुचि अर्थात जो सीडीपी का सब्जेक्ट है ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये रहता है कि हमेशा ये जो प्रश्न पूछेंगे ना, इसमें आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम करेक्ट लेना है। निगेटिव टाइप से मतलब गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। बच्चा हमेशा पॉजिटिव रह चाहे चाहे कितनों भी गलतियां करे बच्चा, कितनों भी नादानी करे, कितनों भी शरारतें करें, बच्चे हमेशा सही होते हैं। तो आप लोग को हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है। सीडीपी का जो सब्जेक्ट है आप लोग का, उसमें ही मैं आप लोगों को खास तौर से बता रहा हूँ, अगर प्रश्न में निगेटिव बोला है तो ही आप लोग को निगेटिव लेना है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव लेना है। एक बार टीचर की गलती हो सकता है, विद्यालय की गलती हो सकता है, विद्यालय का जो प्रबंधन सिस्टम जो है उसकी गलती हो सकता है, लेकिन बच्चे का गलती कभी नहीं होता। ये आप लोग को याद रखना है इतनी बातें को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक करते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि ये प्रश्न 51 से कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहला, अगर आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पूरा हार्ड कॉपी है उसको देखा होगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि सबसे पहला जो फर्स्ट भाग में ना आप लोग का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आता है 30 क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा में वो आता है आप लोग का सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके जीएस बोलते हैं, वो आप लोग का 20 नंबर का वो आ जाता है। थर्ड में आप लोग का जो होता है वो शिक्षण अभिरुचि का स्टार्ट हो जाता है, जो क्वेश्चन पेपर में हो। और फोर्थ में बात करोगे ना आप लोग का, तो फोर्थ में आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है, जो 10 क्वेश्चन रहता है वो। उसके बाद फिफ्थ में जो रहता है आप लोग का इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और 100 मार्क्स का, आप लोग को पता होगा, है ना। तो इसी प्रकार से ना अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो भाग थर्ड से शुरू होगा और 51 प्रश्न से शुरू होगा। ये आप लोगों को सिंपल सी बात है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना क्या करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। और आप लोग का जो ना एक्चुअल जो टेस्ट है ना वो आप लोग का शुरू होता है, ठीक है। आप लोग खुद से पहले आंसर दीजिएगा मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है। और आप लोग खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है, इस 30 प्रश्नों में आप लोग का कितना नंबर आता है, ये आप लोग। और ये जो 2019 का जो प्रश्न है ना वो कुछ सरल है, बाकी अभी का जो स्टैंडर्ड वाले जो प्रश्न आ रहे हैं ना उससे थोड़े से ये सरल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का ना एटलीस्ट 25 प्लस आएगा, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इसमें कम जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन बी इसमें वित्तीय सुरक्षा है, ऑप्शन सी यह एक समर्पित व्यवसाय है, या ऑप्शन डी इसमें छुट्टियों की संख्या अधिक होती है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यह एक समर्पित व्यवसाय है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मैंने आप लोगों को ये क्लास शुरू करने से पहले क्या बताया था कि आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है बोला था। और प्रश्न 51 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। आप शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखते हैं, अर्थात आप लोग ये बताओ कि अभी आप लोग फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो शिक्षक के क्षेत्र में है। तो क्यों बनना चाहते हो आप, तो भविष्य में आप एक शिक्षक बनना चाहते हो। तो क्यों बनना चाहते हो आप लोग, क्योंकि आप एक समर्पित व्यवसाय अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित होना चाहते हो, बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हो, इसलिए आप ना शिक्षा के क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हो, आपकी जो रुचि है वो। तो यह एक समर्पित व्यवसाय है, ये आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है। बाकी सब निगेटिव टाइप से कैसे हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, इसमें कम जिम्मेदारी होती है, ये निगेटिव टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। आप ये बताओ, जब आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो कम जिम्मेदारी मिले इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हो क्या,
नहीं ना, ये नेगेटिव टाइप से क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है ना, ये जो ऑप्शन है वो नेगेटिव टाइप से आप लोगों को लग रहा है ना, तो इस प्रकार से ये आप लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, इसमें वित्तीय सुरक्षा है। तो ये बताओ आप पैसों के लिए सारा चीज़ करोगे? एक्चुअल में अगर मैं अपने जो व्यक्तिगत जो सोच से सोचूं तो ये करेक्ट हमारी तरफ से सही है, लेकिन अगर एक शिक्षक के रूप में सोचूं तो ये वाला जो ऑप्शन भी है ना, इसमें वित्तीय सुरक्षा है, तो ये आप लोग को नेगेटिव टाइप से प्रश्न होगा। हम पैसों के लिए नहीं जा रहे, हम एक मॉरल टाइप से सोचे तब ये होगा, ठीक है। और मॉरल टाइप से आप लोग को सोचना है, एक नैतिक आधार पर सोचना है ये ऐसे प्रश्नों के लिए, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखो, इसमें छुट्टियों की संख्या अधिक होती है। तो क्या आपको छुट्टी ज़्यादा मिलेगा इसलिए आप आ रहे हो क्या यहाँ? नहीं आ रहे हो ना, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो ना यहाँ इस फील्ड में, इसलिए आप जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें आना चाहते हो ना। एक मॉरल टाइप से सोचिए ना, एक शिक्षक के रूप में सोचिए ना, तो ये भी आप लोग को नेगेटिव नजर आएगा। केवल जो समर्पण की भावना है ना, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी समर्पित व्यवसाय जो है ना वो करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को पॉजिटिव टाइप से आंसर लेते हुए चलना है, नेगेटिव आप लोग को नहीं लेना है। अगर नेगेटिव खुद के व्यक्तिगत तरीके से सोच करके बोलोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपकी मॉरल सोच को जानना चाहता है जो एग्जामिनर है वो, तो आप लोग को ना क्या है, हमेशा ना पॉजिटिव टाइप से आंसर लेते हुए चलना है आप लोग को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को पढ़िए। बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए शिक्षक पर, ऑप्शन बी स्वयं बालक पर, ऑप्शन सी समाज पर, या ऑप्शन डी शिक्षक और माता पिता दोनों पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी शिक्षक और माता पिता दोनों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 52 क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व है। तो एक बालक के जो सर्वांगीण विकास का, पूरे के चहुमुखी विकास का जो उत्तरदायित्व है ना, पहला तो उसके माता पिता का होता है, क्योंकि बच्चों को वह घर से ही ना वो स्कूल भेजता है सबसे पहला, और स्कूल भेजने के साथ साथ घर पे भी उसको पढ़ाता है, तो पहला तो माता पिता का दायित्व हो जाता है। दूसरा जो होता है वो शिक्षक का होता है, जो दायित्व होता है कि बच्चों को सही शिक्षा दे, अच्छे बुरे का ज्ञान कराए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को आंसर लेते हुए चलना है। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं आप लोगों को ना अपना एक जो टेलीग्राम का चैनल है ना वहाँ डाल दूंगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सेम मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है बाय MD धीवर, सर्च मारिएगा ना तो वहाँ मिल जाएगा। और इसका जो अपलोड होगा ना, आप लोग को ये जो क्लास मिलेगा ना उसके 1 घंटे के बाद आप लोग को ना इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, जा करके सर्च मार लीजिएगा, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इसका जो पीडीएफ हो, ताकि आप लोग को ना एक बार क्लास को देख लो, उसके बाद एक बार दोबारा खुद से बिना देखे इसका आंसर देने की कोशिश करो, तो आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो पाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, उन्हें चाहिए कि वे, ऑप्शन ए कहे कि वे परामर्श के उपरांत उत्तर बताएंगे, ऑप्शन बी कहे कि प्रश्न गलत है, ऑप्शन सी विद्यार्थी को फटकारे, या ऑप्शन डी अपने अज्ञान के लिए शर्मिंदा हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 कहे कि वे परामर्श के उपरांत उत्तर बताएंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 53 क्या क्या है, ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ो आप। एक शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। आप मान लो कि भविष्य में एक शिक्षक बन गए हो और कोई भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, मान लो कि आप 5वीं कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाने के दौरान कोई बालक सीधा उठता है और आपसे कोई भी प्रश्न हो वो पूछता है, और आप उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हो, मतलब आप लोग को पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में, तो आपको क्या कहना है, आप यही ना कहोगे कि मैं किसी से पूछ के बताता हूँ या सर्च करके बताता हूँ या किसी से परामर्श लेकर के बताता हूँ। क्या आप उसे ये बताओ कि प्रश्न गलत है बोल दो क्या? अगर बालक कुछ पूछे तो उससे बोलो क्या कि वो आपका प्रश्न गलत है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बोलोगे क्या? या आप लोग ये बोलोगे कि विद्यार्थी जो है उसको फटकार लगाओगे कि तुम मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो अपने अज्ञानता के लिए शर्मिंदा होंगे क्या? पर डे जो होता है कुछ ना कुछ हर कोई सीखता ही रहता है। अगर ऐसा बोलोगे ना कि सारी चीज़ सीख करके कोई भी नहीं आता, यहाँ आने के बाद ही सीखता है हर कोई, चाहे वो एक शिक्षक हो चाहे वो कोई भी कलेक्टर हो, यहाँ आने के बाद ही सीखता है ना हर कोई, तो आप सीधा सीधा इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा कि आप परामर्श लेने के बाद या सर्च करने के बाद उस प्रश्न का उत्तर बताओगे ना, एक पॉजिटिव वे में सोचोगे तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव आप लोगों को कभी भी नहीं लेना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और अभी भी, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड से भी इसको बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। एलिमिनेशन से कैसे बना सकते हो, अगर प्रश्न को समझ गए हो,
कोई बालक कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका आंसर तुरंत में नहीं जानते तो आपको क्या करना है, उन्हें आप प्रश्न गलत है ये नहीं बोल सकते, ये निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थी को फटकारना तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अपने अज्ञानता पे शर्मिंदा भी आप लोग को नहीं होना है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। एकमात्र आप लोग का पॉजिटिव टाइप से बचता है कि आप सर्च मार के करके बताओ, किसी से परामर्श लेकर के बताओ, है ना। तो ये केवल आप लोग का जो पॉजिटिव आंसर है वो हो जाएगा। तो आप लोगों के पास दो टाइप से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, या तो एलिमिनेशन मेथड के साथ या तो डायरेक्टली अपने आप को सोच सकते हो कि किस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। अपने आप को वहाँ रखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यालय में एक बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाएगा जब ऑप्शन ए वह दूसरे बच्चों की समस्याओं का हल करने में सक्षम हो, ऑप्शन बी वह कक्षा के लिए उत्तम समस्याओं के सुझाव देने में साधन संपन्न हो, ऑप्शन सी ऐसे व्यवहार करे कि उसे समझना शिक्षक के लिए एक समस्या हो, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा व्यवहार करे कि उसे समझना शिक्षक के लिए एक समस्या हो, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 54 को पढ़ो दोबारा, क्या कहता है। विद्यालय में एक बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाएगा, अर्थात एक समस्यात्मक बालक किसे कहा जाएगा ये पूछा है। तो समस्यात्मक बालक उसे न कहा जाएगा जो अपने प्रश्न को, अपनी बातों को अच्छे से शिक्षक को समझा ना सके, है ना। इसमें भी सेम टू सेम कहा है। देखो सबसे पहला ऑप्शन नंबर सी में ऐसे व्यवहार करे कि उसे समझना शिक्षक के लिए कठिन हो। तो समस्यात्मक बालक वही न होगा जो अपनी बात को अच्छी तरह से रख ना सके, उसे समझा ना सके, तो यही समस्यात्मक बालक होता है। तो देखो समस्यात्मक बोले इसका मतलब प्रश्न जो है ना वो निगेटिव है, तो आप लोग को आंसर भी निगेटिव लेना था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को अब करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये जो प्रश्न है आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर नजर आएगा, ठीक है, थोड़े से मैनेज कर लीजिएगा, इसमें प्रिंट में थोड़े से मिस्टेक है, ठीक है। मैं आप लोग को पढ़ करके सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिश द्वारा कक्षा 8वीं से 10वीं तक के निम्न मध्यम स्तर के लिए 3 भाषा सूत्र है। ऑप्शन ए मातृभाषा प्लस क्षेत्रीय भाषा प्लस अंग्रेजी, ऑप्शन बी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी, या ऑप्शन सी मातृभाषा या हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस एक क्षेत्रीय भाषा, या ऑप्शन डी मातृभाषा प्लस हिंदी भाषा प्लस एक क्षेत्रीय भाषा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, फिर इसका मैं आंसर आप लोग को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी भाषा प्लस अंग्रेजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ना ये जान लो कि ये भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 क्या है, ये बात आप लोग सबसे पहला थोड़ा सा जान लो। तो भारतीय शिक्षा जो आयोग है ना उसको हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये कोठारी आयोग क्या होता है? तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसे कोठारी आयोग 1964-66 कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो कोठारी आयोग 1964-66 है ना, तो इसका उद्देश्य या कार्य को थोड़े से जान लो कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास और भारत में शिक्षा के लिए दिशा निर्देश की नीतियां बनाना ना, ये जो कोठारी आयोग है उसका काम था। ये बात आप लोग को याद रखना है। और कोठारी आयोग के उस समय जो वर्तमान जो अध्यक्ष थे ना वो दौलत सिंह कोठारी था, और दौलत सिंह कोठारी नाम से ना उसका जो सरनेम था कोठारी ना, उसी के नाम से ये जो आयोग आया था ना उसी का नाम रख दिया गया था कोठारी आयोग करके, ठीक है। जो 64-66 में आया था, ये बात आप लोग को याद रखना। ये हो गया आप लोग को कोठारी आयोग के बारे में। उसके बाद 8वीं से 10वीं तक के निम्न माध्यमिक स्तर के 3 भाषाएं, अर्थात अभी भी आप लोग देखोगे ना कि NEP 2020 में आया, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, उसमें भी 3 भाषा का जिक्र है। आप लोग के जो कक्षा है ना 3 भाषा पढ़ाने का जिक्र है, ये आप लोग को पता होगा। तो वो जो भाषा है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अर्थात जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ना उस स्कूल के आसपास की जो भाषा है ना उसको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। मातृभाषा मतलब आप लोग का मदर टंग, जो आप लोग के मम्मी का, जो आप लोग की फैमिली का जो भाषा होगा, जो आप लोग का क्षेत्र की भाषा होता है, वो आप लोग का मातृभाषा या मदर टंग, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। उसके अलावा हिंदी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और अंग्रेजी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोग का जो कोठारी आयोग 1964-66 है ना, उन्होंने भी ये सिफारिश किया था कि 3 भाषा सूत्र
सूत्र का ना जो उद्देश्य है ना वो दिया था, जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना और कोठारी आयोग के बारे में भी याद रखना। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी के समय में। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को नौकरी कराने के योग्य बनाना, ऑप्शन बी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी परीक्षा में विद्यार्थियों को सफल होने में सहायता प्रदान करना, या ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया करने की क्षमता का विकास करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न 56 क्या का है ये देखो, शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना हो जाएगा। हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं क्योंकि हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जो सर्वांगीण विकास है ना वो शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको नौकरी दिलाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, वरना तो ये होता ना कि जितने भी अभी ग्रेजुएशन करके पास आउट होते सबके पास जॉब होता, वो नहीं है ना। शिक्षा का उद्देश्य केवल सर्वांगीण विकास करना आपके व्यक्तित्व का होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यालय में प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, ऑप्शन ए प्राचार्य, ऑप्शन बी शिक्षा के निर्देशक, ऑप्शन सी शिक्षा अधिकारी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए प्राचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो 57 प्रश्न क्या का है, विद्यालय में प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, तो प्रशासन के लिए केवल कौन जिम्मेदार होगा, प्राचार्य जो विद्यालय का हेड होता है वही ना जिम्मेदार होगा, क्योंकि समस्त वहाँ का जो रेख देख होता है वहाँ का क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से सिलेबस को पूरा कराना है, सारा चीज़ प्राचार्य के हाथों में होता है ना। जो वहाँ स्कूल का जो विकास होता है सारा चीज़ प्राचार्य के हाथों में होता है ना, क्योंकि वहाँ का तो वो हेड होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचार्य जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यालय में धार्मिक त्योहारों को मनाने के पीछे सिद्धांत है, ऑप्शन ए विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता लाना, ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता की भावना को विकास करना, ऑप्शन सी सामाजिक सद्भावना लाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 58 को जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर धार्मिक शिक्षा देना तो स्कूल में बैन है, कैसा प्रश्न है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न 58 क्या का है, विद्यालय में धार्मिक त्यौहार को मनाने के पीछे सिद्धांत बोला है, मतलब धार्मिक त्यौहार को मनाने की बात किया गया है, लेकिन ये तो नहीं किया गया है बोला गया है कि मैं धार्मिक शिक्षा दूंगा बोल के, ये तो नहीं बोला गया है ना। धार्मिक त्योहारों को मनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो सभी प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक एकता की भावना को विकास करना और सामाजिक जो सद्भावना है उसको भी लाना। ठीक है, और धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि धार्मिक जो त्यौहार है उसको आप लोग मनाओगे। धार्मिक त्यौहार कहने का मतलब ये है किसी महापुरुष की जीवनी, किसी महापुरुष का जयंती मनाना, और उसके अलावा कोई भी हम लोग का जो 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है वो हो गया, या और सरस्वती माता मैया की जो भी हम लोग पूजा आराधना करते हैं वो सारा चीज़, तो वो धार्मिक त्यौहार टाइप से हम लोग सब लोग क्लास के लेकर के पूरा स्कूल के स्टाफ मिल करके मिलजुल करके मनाते हैं ना, तो वो आप लोग का धार्मिक त्यौहार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके पास एक कक्षा है जिसमें छात्रों का कद विषम है, आप कैसी बैठक व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन ए अनिश्चित, ऑप्शन बी छोटे कद के छात्र को ऐसे बैठाएंगे जहां से वे कक्षा की गतिविधि को देख सके, ऑप्शन सी शुद्ध रूप से कद के अनुसार, या ऑप्शन डी लंबे छात्र को एक तरफ बिठाएंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और इसका आंसर देने का तरीका ये है कि आप अपने आप को वहाँ रख करके एक टीचर के रूप में सोचिएगा। ठीक है, तो आराम से इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोटे कद के छात्रों को ऐसे बिठाएंगे जहां से वे कक्षा की गतिविधि को देख सके। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है कि आप एक शिक्षक और शिक्षक होने के नाते आपके कक्षा में अगर कि छोटे बड़े अलग अलग कद के जो बच्चे हैं ना उसको बैठक व्यवस्था कैसे करोगे कि छोटे बच्चों को सामने बिठा देंगे और जो बड़ा बच्चा है उसको पीछे बिठा देंगे, ताकि क्योंकि बड़ा है तो वो अच्छे से देख पाएगा, छोटे को और भी अच्छे से देख पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 59 को जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का अर्थ है ऑप्शन ए जीवन के प्राकृतिक तरीकों की ओर लौटना, ऑप्शन बी मानव विकास की प्राकृतिक नियम के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रकृति नियमों के अध्ययन करना और उनसे शैक्षिक प्रक्रिया में उपयोग करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मानव विकास की प्रकृति नियम के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, प्रश्न क्या क्या है? प्रकृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने बोला है ना, तो प्रकृति के अनुसार अगर शिक्षा प्रदान करेगा तो मानव के विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही शिक्षा देगा ना। मानव का जिस प्रकार का वहाँ का वातावरण है उस प्रकार से ही ना शिक्षा देगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षक को छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए पिता की तरह, ऑप्शन बी मित्र की तरह, ऑप्शन सी सामान्य, या ऑप्शन डी बड़ों की तरह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मित्र की तरह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि शिक्षक को छात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो शिक्षक को जो ना छात्र का जो व्यवहार है दोनों का ना, उनको मित्रतापूर्ण होना चाहिए, मतलब मित्र की तरह होना चाहिए, ताकि उनको पढ़ने में या आपसे बात करने में डर ना लगे, झिझक ना लगे। अगर एक मित्र की तरह जो व्यवहार है आप रखोगे ना, तो वो अच्छे से आप लोगों से ना इको फ्रेंडली तरीके से आप लोग का प्रश्न पूछ पाएगा। कोई भी उनको डाउट होगा वो आप लोग से प्रश्न पूछ पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चों की अच्छे से जो विकास है वो हो पाएगा और अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षक में आत्मविश्वास की आवश्यकता है जब वह ऑप्शन ए जनसमूह से बातचीत करे, ऑप्शन बी रास्ते पर चल रहा हो, ऑप्शन सी अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो, या ऑप्शन डी अपने माता पिता से बातचीत करे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 62 क्या का है, शिक्षक में आत्मविश्वास की आवश्यकता है जब वह, अर्थात तो शिक्षक में आत्मविश्वास मोटिवेशन की ज़रूरत कब होती है? जब वह अपनी कक्ष में बच्चों को पढ़ा रहा हो। आप लोग जब जाइएगा ना फर्स्ट टाइम ना, जब कक्षा में पढ़ाने ना, तो आप लोग में जो होता है ना, जो मोटिवेशन की कमी, आत्मविश्वास की कमी, वो हो जाता है कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा। कितनों भी आप लोग तैयारी करके जाओ, अगर आप लोग 5वीं कक्षा में भी जाओगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से झिझक लगेगा, डर टाइप से लगेगा। हालांकि आप लोग हैंडल कर लोगे, लेकिन फिर भी ना आप लोग को आत्मविश्वास मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है जब वह ऑप्शन ए विशिष्ट विधियों का उपयोग करे, ऑप्शन बी विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों का चयन करे, ऑप्शन सी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता हो, या ऑप्शन डी परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत ऊंचा बनाए रखे। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विविध प्रकार के अधिगम अनुभव का चयन करे, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा शिक्षक माना जाता है, प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है। क्यों? विविध प्रकार के जो अधिगम है, मतलब अलग अलग तरीक़ों से अगर आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे ना, चाहे वो मॉडर्न तकनीकी का प्रयोग करके हो, चाहे वो नाच गा करके हो, चाहे वो खेल खेल के माध्यम से हो, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप लोग बच्चों को जब पढ़ाओगे ना, और जब बच्चा अच्छे से पढ़ करके सीख जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छे शिक्षक कहलाओगे, प्रभावशाली शिक्षक कहलाओगे, और आसपास की जो एरिया है ना, वहाँ से आप लोग का, आपका जो एक शिक्षक का जो प्रचार है वो बहुत अच्छे से होगा। मतलब ये है कि आप लोगों में से अगर कोई छात्र जो होगा ना आपकी कक्षा में से ना, अगर वो टॉप करेगा तो आप लोग तारीफ किसका होगा? प्रभावशाली शिक्षक कौन कहलाएगा? आप ही ना कहलाओगे, क्योंकि पढ़ाए भी तो आप ही हो ना। क्योंकि आप लोग, आपने अपने स्किल का उपयोग करके विविध तरीक़ों से पढ़ाया हो, तो बच्चा तो अच्छे से सीखेगा ना, और सीख पाएगा, तो आप तो प्रभावशाली शिक्षक भी कहलाओगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अपने आप को वहाँ पर रख करके अगर कि पढ़ोगे ना, तब आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने भी इसमें प्रश्न होते हैं अपने आप को रख करके देखा करो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को पढ़िए। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही हैं, आप करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, ऑप्शन बी उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे, ऑप्शन सी उन्हें निचली कक्षा में अवनत
करेंगे या ऑप्शन डी विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 64 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही हैं, विशेष रूप से बोल रहे हैं ना, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगर विशेष रूप से ना कई बार अगर आप लोग पढ़ा चुके हो उसको फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं ना, तो उसके लिए विशेष अधिगम कार्यक्रम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो विशेष रूप से अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करोगे ताकि वो सीख पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मंदग्रही बोल रहे हैं ना, कई बार आप लोग पढ़ा चुके हैं फिर भी वो नहीं सीख रहा है, इसका मतलब मंदग्रही है, वो सीख नहीं पा रहा है। तो विशेष कार्यक्रम के तहत आप लोग ना उसकी व्यवस्था करोगे और पढ़ाओगे तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर DS कोठारी या ऑप्शन डी डॉक्टर मुदालियर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राधाकृष्णन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले जो शिक्षा आयोग थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। कौन सा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, ये बात आप लोग को याद रखना है। जिसे राधाकृष्णन जो शिक्षा आयोग है वो इसके नाम से भी जानते हैं, ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ना वो 4 नवंबर 1948 को, कब? तो 4 नवंबर, ठीक है, 1948 को ये जो ना स्थापना हुआ इसका, ये बात आप लोग को याद रखना है, इतनी सी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन ए उनके सीखे गए व्यवहार की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जीन की निर्धारित गुणवत्ता, ऑप्शन सी एक प्रकृति प्रदत्त व्यवहार को व्यक्ति में निहित हो, ऑप्शन डी एक स्थिति और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए खुद से पहले। तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला 66 क्या क्या है ध्यानपूर्वक देखो। एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता, एक व्यक्ति के ना कितनी बुद्धि है उसका उपयुक्त जो परिभाषा है ना वो होगा एक स्थिर और अपरिवर्तनीय जो व्यवहार की गुणवत्ता है ना, मतलब आप में जो क्वालिटी है वो वैसे ही रहे, मतलब अभी देखो फिर भी वैसी रहे, अगर उसको 4-5 साल बाद देखो फिर भी आपकी जो गुणवत्ता है, जो आपका व्यवहार है वो सेम टू सेम रहे, वो एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आप लोग को हो सके तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा ना तो थोड़े से मैनेज कर लीजिए इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए सब प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में नहीं है? मतलब क्या गलत है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए यह वर्ष 2000 से 2001 से प्रचलित हो रहा है, ऑप्शन बी यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों पर केंद्रित है, या ऑप्शन सी यह सतत विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, या ऑप्शन डी यह बालकों में कुपोषण की समस्या को हल करने के संबंध में है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है यह वर्ष 2000-2001 से प्रचलित हो रहा है, जो बोला है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 67 क्या बोला है, क्या राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में नहीं है, मतलब गलत है वो पूछा गया है। तो गलत आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो है ना वर्ष 2000 से 2001 से प्रचलित है बोला है, तो प्रचलित मतलब शुरू नहीं हुआ है इस समय से, तो कब से शुरू हुआ है? तो ये आप लोग का जो शुरू हुआ है वो 15 अगस्त, कब हुआ है? तो 15 अगस्त 1995। कब? 1995 से स्टार्ट हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। कब? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो गलत है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 68 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ छात्र ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाते जिससे ये पता चले कि वे समझ रहे हैं, ऐसे में आप क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन ए, उन पर और वक्त बर्बाद करना। ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ाने के लिए और अभिप्रेरित होना। ऑप्शन सी, अधीर होना पर तथ्यों को सरलीकृत करना। या ऑप्शन डी, उन्हें कोसना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कोसना, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 68 को पढ़ो, क्या कहा है? कुछ छात्र ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाते जिससे ये पता चले कि वे समझ रहे हैं, ऐसे में आप क्या नहीं करेंगे पूछा है। जो नहीं करना है वो आप लोग को बताना था। ठीक है, प्रश्न निगेटिव टाइप से पूछा है तो उन्हें हम लोग कोसेंगे नहीं, मतलब उन्हें बार बार कुछ किसी चीज़ के लिए ताना नहीं मारेंगे, कोचकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यार्थियों से सौहार्द स्थापित करने के लिए आपको करना चाहिए। ऑप्शन ए, उनसे लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार किए जाएं। ऑप्शन बी, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 69 क्या कहता है, देखो, विद्यार्थियों से सौहार्द स्थापित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सौहार्द का मतलब ये होता है उनसे अच्छे व्यवहार करने के लिए, उनसे उचित वातावरण स्थापित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको है जो उनसे लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आप माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं, इस दिशा में आपके मुख्य विचार हैं। ऑप्शन ए, इनमें बहुत से रंगीन चित्र होने चाहिए। ऑप्शन बी, यह विषय पर नवीनतम सामग्री प्रदान करता है। ऑप्शन सी, यह तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को सम्मिलित करता हो। या ऑप्शन डी, इसमें चिकने पन्ने और उत्तम जिल्द हो। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यह तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को सम्मिलित करता हो, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें प्रश्न क्रमांक 70 में कहा है कि एक जो शिक्षक है वो विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है ना बच्चों के लिए वो एक पुस्तक लिखना चाहता है, तो इस दिशा में उन्हें क्या विचार करना चाहिए। तो यह तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को सम्मिलित करके आप वो जो पुस्तक है वो प्रकाशित करोगे तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ना, उसे उचित दिशा निर्देश के लिए तैयार करोगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे सर्वोत्तम सीखते हैं जब। ऑप्शन ए, उन्हें व्याख्यान विधि द्वारा संलग्न रखा जाए। ऑप्शन बी, शिक्षक जानकार हो। ऑप्शन सी, छात्र अभिप्रेरित और प्रवृत्त हो। ऑप्शन डी, शिक्षक अच्छा पढ़ाए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, छात्र अभिप्रेरित और प्रवृत्त हो, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बच्चे सर्वोत्तम तरीके से सीख पाएंगे। तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे? जब छात्र अभिप्रेरित हो, मतलब मोटिवेट हो, उसकी रुचि रहे पढ़ने में, और उनकी प्रवृत्त हो, मतलब उसमें उनका जो रुचि है ना वो बहुत अच्छे तरीके से लगे और लगन से उनको पढ़े। तो इस प्रकार से ही ना जो सर्वोत्तम रूप से सीख पाएंगे बच्चे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक छात्रों का कुशल मार्गदर्शन कर सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए, छात्र शिक्षक की आज्ञा मानते हो। ऑप्शन बी, छात्र का वह बॉस होता है। ऑप्शन सी, छात्र उससे डरते हैं। या ऑप्शन डी, वह छात्र का मनोविज्ञान समझता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, वह छात्रों का मनोविज्ञान समझता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 72 को ध्यानपूर्वक पढ़ो।
एक शिक्षक छात्र का कुशल मार्गदर्शन कर सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं आप लोग को मार्गदर्शन करता हूँ। तो मार्गदर्शन मेरे करने का मतलब क्या होता है, मैं किस प्रकार से आप लोग का मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल कर के आ गया हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम के पैटर्न कैसा आता है, मुझे पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम देने का तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को ज़्यादा सेंसिटिव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, किस प्रश्न को पहले सॉल्व करना चाहिए, तो मुझे पता है, तभी मैं आप लोग को मार्गदर्शन देता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोग के जो मनोविज्ञान है वो छात्रों का मतलब आप लोगों का वो मैं समझता हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेम मेल खाता है। आप लोग अगर अपने आप को यहाँ पास रखोगे, तो मैं अपने आप को यहाँ पास रखा हूँ ना, तब मैं ना आप लोगों को अच्छे से बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शाला प्रबंधन से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ऑप्शन ए सामाजिक मांगों का सामंजस्य छात्र की आवश्यकताओं से करे, ऑप्शन बी छात्र की सामंजस्य समाज की मांग के अनुसार करे, ऑप्शन सी मानव व्यवहार को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप बदलना, या ऑप्शन डी छात्र को समाज में परिवर्तन लाने हेतु तैयार करना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग का जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से जो एग्ज़ाम का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना है, किस विषय को सबसे पहले छूना है, अगर प्रश्न में कूट पूछा जाए तो उसे बनाना है नहीं बनाना है प्रश्न, और ख़ास तौर से एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक ना 1-2 दिन पहले मैं बताऊंगा, ताकि ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लो और समझ करके एग्ज़ाम दिलाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 73 का क्या आंसर होगा पहले बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी छात्रों को समाज में परिवर्तन लाने हेतु तैयार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न 73 क्या कहा है, शाला प्रबंधन से जुड़े लोगों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अर्थात जो स्कूल है, स्कूल में जितने भी शिक्षक है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होता है कि छात्र को समाज में परिवर्तन लाने हेतु तैयार करना। एक अच्छे छात्र मतलब एक अच्छा जो व्यक्ति होता है उसको तैयार करना किसका, शिक्षक का जिम्मेदारी होता है कि अच्छे गुणवान जो छात्र है उसको आगे लेकर के जाना, प्रशासनिक क्षेत्र में लेकर के जाना, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ सके। तो जो परिवर्तन लाने के लिए हम लोग ही जो बच्चे हैं तैयार होते हैं ना, और जो शिक्षक है वो तैयार करते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें से क्या एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना और उसका प्रकाशन करना, ऑप्शन बी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य का आरंभ, संगठन और शक्तिकरण करना, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान एवं स्वीकृति प्रदान करना, या ऑप्शन डी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने एनसीईआरटी के बारे में कई बार जिक्र किया हूँ अपने क्लास में। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न 74 क्या क्या है, एनसीईआरटी का कार्य नहीं है बोला है, एनसीईआरटी जो कार्य है ना वो नहीं है बोला है। तो एनसीईआरटी का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान की स्वीकृति देना, ये उसका कार्य नहीं है। तो एनसीईआरटी का क्या कार्य है, एनसीईआरटी जो है ना उसका कार्य है कि पहली से लेकर कि 12वीं तक की जो सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ना है आप लोग को, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से कक्षा में कौन से जो विषय में कौन से पाठ में क्या होने चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो निर्धारण है ना वो एनसीईआरटी करता है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का कि भविष्य में ना कंपटीशन एग्जाम दिलाने के लिए उतरोगे तो अधिकतर से कोचिंग सेंटर वाले या बड़े बड़े जो लोग सक्सेसफुल हैं वो क्या कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहिए, ये बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटी मैं तो बुक पढ़ा हूँ बोल के सब लोग बोलते हैं, ऐसा ना। तो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला जो फुल फॉर्म है वो जान लीजिए। तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो कार्य है वो पहली से लेकर के 12वीं तक की विभिन्न जो पुस्तक है ना उसका प्रकाशन करना, रिसर्च करना और खोज करना कि कौन से पाठ में कौन से विषय में क्या होगा, इसका निर्धारण एनसीईआरटी ही करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्राचीन भारतीय शिक्षक मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से शिक्षण करते थे, उन्हें किसका महत्व समझाया? ऑप्शन ए शिक्षण की कन्वेंट पद्धति, ऑप्शन बी सीखने सिखाने में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी गुरुकुल पद्धति या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल पद्धति जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 75 क्या क्या है, ध्यानपूर्वक अगर आप लोगों ने पढ़ा होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षक मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से शिक्षण करते थे। तो प्राचीन भारतीय में मतलब प्राचीन काल में किस प्रकार से पढ़ाई होता था, किस प्रकार से जो शिक्षा दिया जाता था, तो गुरुकुल में रह करके वहीं जो रह करके हम लोग तो शिक्षा प्राप्त करते थे पहले ना। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि पहले जो होता है वो गुरुकुल में जाते थे, मतलब एक जो जंगली में जा करके वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु के समीप रह करके ही, है ना। तो ये जो आप लोग का प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो गुरुकुल पद्धति है ना वो करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन भारतीय मनोवैज्ञानिक जो पद्धति है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी चिंतन या ऑप्शन डी अभिवृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अभिवृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्या क्या है, किसी कार्य के आरंभ करने, जारी करने और नियमित बनाने की जो प्रक्रिया है ना वो अभिवृद्धि कहलाता है। और अभिवृद्धियों को मैं आप लोग को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ना तो अभिवृद्धि वो होता है जो कंटिन्यू चलते रहे धीमी गति से, अर्थात किसी चीज़ में धीरे धीरे वृद्धि होना जो है वो अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, अगर एक किसी प्रकार का पेड़ है तो वो धीरे धीरे कर करके ही बढ़ता है ना, एक ही बार डायरेक्ट तो नहीं बढ़ जाता है। तो धीरे से जो बढ़ता है ना तो एक एक दिन कर करके ना तो वो आप लोगों को अभिवृद्धि कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अभिवृद्धि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक के नाते इसमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? ऑप्शन ए यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, ऑप्शन बी यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता, ऑप्शन सी यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करता है, या ऑप्शन डी पढ़ाई में सुस्त है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि जब आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बात करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 77 को पढ़ो, प्रश्न क्रमांक क्या कहता है, एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? तो आप लोग ये बताओ, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होंगे है ना तो आप पढ़ाने में कंटिन्यू फ्लो में होंगे। अब बगल वाला कोई भी छात्र एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होंगे, पढ़ने में ध्यान नहीं होगा, तो आप उसे गंभीर मामला मानोगे कि नहीं, कि आप उनका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, उन लोग अलग से बातचीत कर रहे हैं और आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हो, तो ये एक गंभीर बात है ना। एक शिक्षक होने के नाते ये होना चाहिए कि जब आप पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहे हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो डांस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से हो। ठीक है, जब आप लोग पढ़ा रहे हो वो जो बच्चा है वो पढ़ने चाहिए, किसी प्रकार का खेल कूद या इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस मामला को आप गंभीर ही मानोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए यह छात्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऑप्शन बी छात्र अधिक ध्यान देंगे, ऑप्शन सी सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार होगा, या ऑप्शन डी छात्र इसकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार होगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 78 को देखो क्या कहा है, शिक्षक का कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका जो एक शिक्षक के रूप में जो व्यवहार है ना वो अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार होगा ना। अगर आप लोग सेंसिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से जब कक्षा में पढ़ाओगे तो बच्चे भी सीखेंगे ना अच्छे से, तो वहाँ का वातावरण भी अच्छे से तैयार होगा ना, आगे के लिए बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समीर एक शर्मीला छात्र है, शिक्षक का उसके प्रति सर्वथा उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए उसे कक्षा कक्ष गतिविधि में किसी एक समूह में प्रतिनिधि बनाता है,
ऑप्शन बी, उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखता है और अक्सर उससे बातें करता है। ऑप्शन सी, किसी विशेष परिस्थिति में उससे व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन डी, उसे नज़रअंदाज करता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखता है और अक्सर उससे बात करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 79 जो है वो क्या कहा है, समीर एक शर्मीला छात्र है। मतलब एक शर्मीला जो छात्र है, एक शिक्षक होने के नाते आप उससे किस प्रकार की व्यवहार करोगे। आप ये ना व्यवहार करोगे कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दोगे और ध्यान दोगे कि वो उसकी जो शर्मीलापन है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और ध्यान देने के साथ साथ आप उससे बात करोगे ना कि आप अगर शर्माते हो तो शर्माने की वजह क्या है, शर्माओ मत करके आप उसे मोटिवेट करोगे ना, उसे अच्छे कार्य के लिए लगाओगे ना, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यालय में एक शिक्षक छात्र छात्राओं को स्वच्छता कार्य में शामिल करता है, यह सूचक है। ऑप्शन ए, मूल्य विकास की गतिविधि। ऑप्शन बी, समुदाय आधारित गतिविधि। ऑप्शन सी, सामाजिक जागरूकता गतिविधि। या ऑप्शन डी, पर्यावरण जागरूकता गतिविधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण जागरूकता गतिविधि जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विद्यालय में एक शिक्षक छात्र और छात्राओं को स्वच्छता कार्य बोला है, क्या बोला है, स्वच्छता कार्य में शामिल करता है। तो अगर आप लोग स्कूल में रहे होंगे तो आप लोग को भी स्वच्छता कार्य के लिए ना एक दिन शनिवार को आप लोग को कुछ ना कुछ कार्य कराता होगा, चाहे वो पेड़ लगवाने की बात हो, चाहे वो अपने ग्राउंड की सफाई करने की बात हो। तो ये जो स्वच्छता जो कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें शामिल करते हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है ना, पर्यावरण जागरूकता की गतिविधि के लिए आप लोगों से कराता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इसका जो PDF है ना वो आप लोगों को क्लास देखने के 1 घंटे बाद मैं अपना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग सर्च मारिएगा बाय MD धीवर, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सेम आप लोग सब जो सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा आप लोग को बाय MD धीवर करके। तो वहाँ मैं इसको जो ना PDF वो आप लोग को डाल दूंगा। और वहाँ क्लास लेने के बाद ना दूसरी बात आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप लोग का कितना आंसर आता है। ठीक है, विदाउट आंसर का डालूंगा और आंसर देखने के लिए आप ना मेरे चैनल पर विजिट करके कि वीडियो को फास्ट मोड में डाल करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग फिर से कोई नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।